नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं जेके 24/7। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। महत्वपूर्ण ये विधानसभा सत्र हो रहा है। सदन में आज सदस्यों की बैठक भी होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष की चर्चा भी लगातार जारी है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जब बजट सत्र होता है, शुरू होता है, तो उससे पहले अभिभाषण होता है और उस अभिभाषण पर आज चर्चा हो रही है। पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है और अभिभाषण पर चर्चा के बाद बजट की चर्चा भी शुरू होगी, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपना बजट भी पेश किया गया है। उसकी चर्चा भी आज होनी है और पक्ष विपक्ष लगातार तीखे वार पलटवार में नजर आ रहे हैं। एक तरफ से पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से या कई सालों से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमने कई कदम उठाए हैं और हर बार जब बजट आता है तो वो आम लोगों के लिए आता है, आम जनता के लिए आता है, आम नागरिकों के लिए आता है और इसी तरह का बजट इस बार का भी है। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं इन मुद्दों में कोई कमी निकालने की कोशिश कर रही है और सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। तो आज सदन में 11 बजे से सदस्यों की बैठक होनी है और राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष की चर्चा भी जारी है। विधायक नीरज बोरा ने अभिभाषण पर चर्चा प्रस्ताव रखा है और अभिभाषण पर चर्चा होने के बाद तुरंत बजट पर भी चर्चा होगी, जो बजट कल पेश किया गया है। 20 फरवरी को बजट पेश किया जा चुका है। यूपी बजट 2025-26 ये बजट रहेगा और सदन में पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा भी उठेगा, ये संभावनाएं हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ विधायकों ने बैठक कर योजना बनाई है और ये योजना जो है वो आम लोगों के हितों के लिए बनाई गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है और विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन है और ये चौथा दिन महत्वपूर्ण होगा। वो इसलिए क्योंकि बजट कल पेश हो चुका है और बजट पर चर्चाएं होंगी। जाहिर सी बात है, विपक्ष इस इंतजार में होगा कि बजट में रही खामियां या कमियां हैं वो आज सदन के अंदर गिनाई जाएं, सरकार के सामने रखी जाएं और उन पर जो है वो प्रकाश डाला जाए कि आखिर ये कमियां इस बजट में रह गई हैं, उनको जो है वो पूर्ण किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट को आम लोगों से जुड़ा बताया है। कई तरह की चीजें इस बजट में रही हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिनका खुद जिक्र भी किया था। अब देखना होगा कि यह बजट कितना महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकता है आम लोगों के लिए। तो योगी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया, जिसमें 8 लाख करोड़ से अधिक ये बजट रहा है। युवा, धार्मिक, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर यह पूरा बजट जो है इसका फोकस किया गया है, यानी युवाओं को नौकरियां देना, युवाओं को आगे बढ़ाना, धार्मिक पर्यटनों को और आगे बढ़ाना, जैसे पिछले कई दिनों से चल रहा है। रजा बास हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजा, आज का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि बजट जो है वो सामने आ चुका है और उम्मीद है कि आज बजट पर चर्चा तो होनी है, लेकिन किस तरह का आज दिन रहने वाला है? आज कल बजट पेश हो गया था। आज बजट पे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की बहस है और समाजवादी पार्टी के कई पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक जो हैं इस पर चर्चा करेंगे। उनको मौका सरकार देगी कि वो अपनी राय रख सके। मगर कल ही शिवपाल यादव ने मीडिया में बयान दिया, हमारे चैनल पे दिया, कि ये जो है आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कल ही शिवपाल यादव ने कहा है मीडिया को कि ये झूठा बजट है। आज विपक्ष जो है चर्चा करेगी, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अपना मत रखेंगे विधानसभा में चर्चा करके। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कुछ कमियां निकाली जा चुकी हैं विपक्ष की तरफ से इस बजट को लेकर और सरकार को आज घेरा जा सकता है? वो कौन सी कमियां होंगी जो आज विपक्ष जो है वो सदन में रख सकता है? चैनल पे शिवपाल यादव ने बात की, उन्होंने कहा कमियां ही कमियां है। सबसे अहम चीज ये है कि बजट तो ये लोग पास करते हैं मगर सुचारू रूप से जो धनराशि होती है विभागों में आवंटित नहीं होती है और जाती नहीं, जिसकी वजह विकास कार्य नहीं हो पाता और जो धनराशि है वापस सरकार को चली जाती है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि इतने लाख करोड़ का बजट हम पास कर देते हैं, मगर विभागों में धनराशि की कमियां होने की वजह से योजनाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती। तो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, तमाम समाजवादी के विधायक नेता निरंतर जो है प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार उत्तर प्रदेश पर। बजट तो पेश हो गया है, विपक्ष इस पर हमला भी करेगा, लेकिन उसके बाद भी सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि विपक्ष को कैसे यह बताया जाए कि यह बजट जो है वो आम लोगों के हित में लाया गया है। आज
कि विपक्ष के नेता बहस करेंगे विधानसभा में और कल सरकार के संबंधित मंत्री एवं जो है वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस पर स्पष्टीकरण देंगे, तमाम सवालात के जवाब देंगे और विपक्ष के जितनी भी कंफ्यूजन है और लूज पॉइंट है जो वो जिक्र करेंगे विधानसभा में, उसका पॉजिटिव वे में जवाब देंगे और ये चाहेंगे कि विपक्ष भी उनका सहयोग करे इस तरह के बजट जो पेश किया गया है। मगर जाहिर बात है कि जो विरोधी दल के नेता है माधव प्रसाद पांडे, उनकी जो प्लानिंग है किसी भी तरीके से चर्चा को सुचारू रूप से पॉजिटिव वे में ना आना दिया जाए, क्योंकि विपक्ष का काम है अटैक करना। ठीक है, बिल्कुल, और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर कायम भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विपक्ष आज इस बजट पर जो है वो अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन इस बजट के बाद क्या कुछ कमियां निकाली जा सकती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात हाथरस की होगी, जहां पर भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप ली है और इसमें बाबा को क्लीन चिट मिली है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। बाबा को क्लीन चिट मिली है, जो बाबा वहां पर थे, जिनका ये पूरा वहां पर जो आयोजन था वो चल रहा था। और 2 जुलाई 2024 को ये भगदड़ हाथरस में हुई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। 121 लोगों की मौत, आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा आंकड़ा निकल कर आया था हाथरस से। जांच आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया है और हाथरस का मामला जिसमें क्लीन चिट बाबा को मिली हुई है, जो बाबा जिनका वहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन ये बताया गया है ये कि पूरी पुलिस की लापरवाही है, जिस वजह से ये भगदड़ हुई है, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। 2 जुलाई 2024 को हुए भीषण भगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया, जो सदन में रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। और बड़ी बात यह है कि जो बाबा इस पूरे आयोजन में थे, जिनका ये आयोजन चल रहा था, जो वहां पर मतलब प्रमुख रूप से नजर आ रहे थे, उनको फिलहाल क्लीन चिट मिली है। और ये बताया गया है कि पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, पुलिस की लापरवाही है, जिस वजह से ये भगदड़ हुई है। और भगदड़ होने के बाद भी ये कंट्रोल में नहीं कर पाई और अब फिलहाल उन्हें क्लीन चिट मिली हुई है। इसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। ये पिछले साल 2024 का पूरा मामला है, जब ये भगदड़ हुई थी और एक जबरदस्त, एक बहुत बड़े हादसे के रूप में ये निकलकर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के बड़े हादसों में से ये एक हादसा था, जिसमें 1, 2 या 3 लोगों ने नहीं, बल्कि पूरे 121 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और कई लोग इसमें ऐसे भी थे जो घायल हुए थे, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया था, उनका उपचार भी चल रहा था। लेकिन बड़ी बात, जो ये कानूनी प्रक्रिया है, जो ये न्यायिक प्रक्रिया है, क्या ये सीधी लाइन पर चली है या फिर इसमें कई सारी चीजें निकलकर भी आ रही हैं। अब देखना होगा कि जब ये जांच आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश फिलहाल कर दिया गया है और ये पूरा मामला जो है हाथरस का है। 2 जुलाई का वो दिन 2024 में जब ये पूरी भगदड़ निकल कर आई थी, एक प्रवचन कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, जो बाबा वहां पर प्रवचन दे रहे थे, उन्हें फिलहाल क्लीन चिट मिल गई है। उन्हें इसमें दोषी साबित नहीं किया गया है, वो निर्दोष नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस पर इसका ठीकरा फोड़ा गया है। कहा गया है कि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है और इसमें दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया, जिससे सदन में रखने की मंजूरी भी दे दी गई है, यानी अब इसे सदन में भी रखा जा सकता है, इस पर भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को भूला नहीं है। विपक्ष इस पूरे मामले में अपनी बात रख सकता है, उठा सकता है और सबके सामने रख सकता है। रजाबाद हमारे साथ वापस लौट चुके हैं। माफ कीजिए, गौरव पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और क्या अभी प्रक्रिया बाकी है इस पूरे मामले को लेकर? रहा जिसमें जो बाबा थे उन पर ये आरोप थे कि उनके सत्संग के दौरान, उनके प्रवचनों के दौरान जो है वो भगदड़ मची और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। न्यायिक तौर पे उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यायिक कोर्ट में भी उनको बुलाया गया। वहां पर भी हजारों की तादाद में कार्यकर्ता चले आए। पुलिस से भी बड़ी मशक्कत की, हालांकि इसका ठीकरा पहले पुलिस पर भी फोड़ा गया। पुलिस की लापरवाही थी। फिर आयोजकों पे वो बात आ गई कि आयोजकों ने आयोजन में वो मुकम्मल इंतजाम नहीं किए थे। किसी ने कहा था कि पैर की रज को माथे से लगाने को लेकर के भगदड़ मची थी। तमाम इस तरीके की अफवाहें उड़ी थी। लेकिन अब जाकर के जब विधानसभा में इस पूरे मामले को उठाया गया तो जानकारी ये हुई कि अब पूरे मामले में बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। न सिर्फ बाबा को बल्कि आयोजकों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। पूरा ठीकरा जो है वो पुलिस पर
थोप दिया गया है कि पुलिस की जो प्रथम दृष्टया जांच थी वो सही से नहीं की गई, जिसका खामियाजा बाबा को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से बाबा को लगातार पेशी पर आना पड़ा और उनके आयोजकों को भी लगातार पेशी पे आना पड़ा। लेकिन अब फिलहाल अगर इस मामले की तरफ देखें तो इस पूरे मामले में अब 100 से अधिक जिसमें जान गई थी लोगों की, कई लोग घायल थे, उस पूरे मामले में अब बाबा को क्लीन चिट मिल चुकी है। जी तो गौरव, क्या हम ये मान लें कि जितने लोगों के परिजन वहां पर जिन्होंने खोए थे, उनको ये इंसाफ मिल चुका है? इंसाफ की अगर बात करें तो हजारों करोड़ों लोगों की आस्था अगर एक व्यक्ति पर है और तमाम इस तरीके की किसी व्यक्ति के सत्संग को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़, करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। हमने तो उस समय की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जब न्यायिक आयोग में बाबा को पूछताछ के लिए लाया गया था तो लोगों को बाहर कहते सुना कि साक्षात भगवान आए हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप आए हैं। तो इस तरीके की आस्था जब किसी में जुड़ी होती है तो ये मान लिया जाता है कि जो लोग उनके घर के परिवार के लोग गए हैं वो आस्था में और भगवान की राह में चले गए। तो इस तरीके की तमाम मामले देखने को मिले। लेकिन फिलहाल अगर बात करें आस्था से हटकर कानूनी प्रक्रिया की, तो कानूनी प्रक्रिया कितनी लचर है ये उसकी एक बानगी मात्र है। शीतल, और साफ तौर पे बाबा को, आयोजकों को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है और पूरा ठीकरा पुलिस पर थोप दिया गया है। जी, पूरा ठीकरा पुलिस पर फोड़ दिया है। विपक्ष का क्या रवैया रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, अब जबकि क्लीन चिट दे दी गई है? तो देखिए, विपक्ष तो शुरू से ही इस बात को लेकर के कटाक्ष कर रहा था। हालांकि अखिलेश यादव भी इन बाबा के सत्संग को सुनने जा चुके थे पहले अपनी सरकारों में। तो इस तरीके से विपक्ष ने खुल करके सामने तो नहीं आए, लेकिन विधानसभा में जब इस बात को लेकर के प्रस्ताव रखा गया तो विपक्ष ने इसको लेकर के जमकर विरोध किया। लेकिन चूंकि सत्ता इस वक्त जिसके हाथों में है उसकी ही बात चलती है और साफ तौर पर जब न्यायिक रूप में अब बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है तो विपक्ष भी एक समय तक इस पूरे मामले को भुना पाने में थोड़ा सा उसको मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो वर्तमान में विपक्ष पूरी तरीके से साफ दिखाई पड़ा इस मामले को लेकर के, जिसमें विपक्ष ने पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम नहीं किया और अब जाकर के बाबा को क्लीन चिट भी मिल गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बाबा को क्लीन चिट मिल गई है और फिलहाल विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर खुलकर सामने नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष भी इस पर तंज कस सकता है? इधर दिल्ली की बात करें, जहां पर आज सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी आज कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और कुछ ही मिनटों के बाद ये उद्घाटन होने वाला है। भारत मंडपम में इसका उद्घाटन होगा। इसमें राजनीतिक, खेल, कला सेक्टर्स के लीडर भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसमें राजनीति, खेल, कला जैसे अलग अलग सेक्टर्स के लीडर शामिल होंगे। यानी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों को चलाना जानते हैं, उनके लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे। और एक नया जो सामाजिक प्रतिनिधित्व होता है उसको तैयार करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश यहां पर की जा रही है इसके जरिए। और सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल होंगे, उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद हो सकता है अपना संबोधन भी करें और हर बार की तरह इस बार भी वो युवाओं को इस तरफ प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप अपने समाज में या किसी भी क्षेत्र में एक मंजे हुए लीडर कैसे बन सकते हैं, आप नेतृत्व कैसे किसी चीज का निभा सकते हैं, कैसे उसे संभाल सकते हैं, किसी भी सेक्टर में हो। नेता का मानना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं होता, किसी भी सेक्टर का लीडर बनना, उसका नेता बनना, उस सेक्टर को मजबूती से चलाना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निखारने के लिए, उसको एक बार फिर से सफाई देने के लिए ये चीजें जो है वो की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसका पूरा इसमें रहेंगे और खुद उद्घाटन भी करेंगे, खुद उनको इस चीज के लिए इंस्पायर भी करेंगे। ये सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव दिल्ली में हो रहा है, भारत मंडपम में आज थोड़ी देर के बाद ये उद्घाटन होगा, जिसमें कई सारे सेक्टर्स के लीडर भी शामिल होने वाले हैं। और ये लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा थोड़ी देर के बाद किया जाना है। तो कई सारे क्षेत्र हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है इसके जरिए। इसका उद्देश्य भी वही है कि सामाजिक लीडरशिप को निखारना, उसका नेतृत्व जो है उसको मजबूत करना, ये चीजें इस समारोह में प्रमुख तौर पर देखी जा रही हैं। तो सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का ये उद्घाटन आज भारत मंडपम में होने जा रहा है। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिश, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी करने वाले हैं, जरा समझाइएगा इसका उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम के जो मुख्य पहलू हैं, जो बिंदु हैं, वो क्या हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है?
शीतल, देखिए सोल कॉन्क्लेव जो है आज शुरुआत हो गई है इसकी और 2 दिन तक ये चलने वाला है और जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं ताबे बुक जो है आज के मुख्य मेहमान रहने वाले हैं। इसका मेन मकसद ये है कि देश भर में जो डेवलपिंग लीडरशिप है, चाहे खेल जगत में हो, आर्थिक जगत में हो, बिल्कुल। मीडिया जगत में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, उन सबको और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। उन सबके जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, उन सबको वहां बुलाया गया है और वो अपने अपने एक्सपीरियंस वहां पर शेयर करेंगे। किस तरह की सफलताएं रही हैं, क्या विफलताएं रही हैं, कहाँ पर कठिनाइयां और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ये तमाम जो है आज यहाँ का विषय रहेगा। गुजरात का स्कूल की तरफ से ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक मकसद है देश के अंदर, युवाओं के अंदर एक प्रेरणा पैदा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी में 35% युवा है। अगर युवाओं को सही से लीडरशिप मिल जाती है, सही बढ़ावा दे दिया जाता है, तो इसका फायदा आने वाले समय में सकता है। ऐसे में भारतीय जो जनसंख्या का 35% है, उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का हमेशा से फोकस रहा है और इसीलिए ये मुहिम इसमें शुरू की गई है। 2 दिन तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव के अंदर मीडिया जगत, खेल जगत, आर्थिक जगत और तमाम जो और ऐसे फील्ड है जहाँ से युवा आगे बढ़ना चाहता है, उन सब के लिए यहाँ से रास्ता मिलेगा। खासतौर पर बात यह है कि जो इस फील्ड के जो महारथी हैं वो अपनी अपनी जो है बारे में जो उतार चढ़ाव रहे हैं उनको एक तरह से वो आगे बढ़े, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में जब आज का युवा इन सब चीजों को एक प्रेरणा मिलेगी, इससे एक मकसद है कि देश के अंदर, देश के युवाओं के अंदर प्रेरणा उत्पन्न की जाए, उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा की जाए जिससे वो आने वाले समय में एक डेवलपिंग लीडरशिप पैदा हो सके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के। हमने देखा है कि वंशागत राजनीतिक हमें यहाँ देखने के लिए मिली है कि वंशवाद रहता है हमेशा, चाहे वो राजनीति में हो, खेल में हो या फिल्मी दुनिया में हो। यानी कि देखने के लिए मिला है कि अगर परिवार राजनीतिक है तो उसके परिवार के ही सदस्य आगे राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में एक नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। कुछ देर के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। सबसे खास बात यह है कि भूटान के प्रधानमंत्री आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर रहेंगे, उनका भी भाषण होना है। वो भी अपने कैरियर से जुड़े तमाम जो चीजें रही हैं वो यहाँ पर शेयर करेंगे और देश भर के युवा आज उनसे सुनेंगे। शीतल, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा समारोह है, पूरा कार्यक्रम है, लेकिन इससे हम ये भी कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है और उन क्षेत्रों का जो लीडर होता है, जिसके हाथ में नेतृत्व होता है, वो कैसे उन क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकता है। क्या इसका सीधा सीधा फायदा हमारे देश को भी है और देश के विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स को भी है। जितनी ज्यादा मजबूती मिलेगी उतना आने वाला भविष्य जो है वो भी सुनहरा होगा। कि मैं कुछ दिन पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। आपको ध्यान दीजिए कि अभी परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम हुआ था। परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छात्र थे उनके अंदर एक शक्ति पैदा करने की कोशिश की थी और अभिभावकों को भी एक संदेश दिया गया था। कहा गया था कि आप छात्रों पर ज्यादा दबाव ना बनाएं, उनको उनकी इच्छा शक्ति अनुसार उनको तैयारी करने दें और छात्रों को भी ये संदेश दिया गया था। उस वक्त परीक्षा पर चर्चा पर कई जो है हस्तियों को जोड़ा गया था जिनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा गया था। उसके तुरंत बाद ये कार्यक्रम करना, यानी कहीं ना कहीं देश को अगर आपको आगे ले जाना है तो युवाओं के अंदर इच्छा शक्ति और दृढ़ता पैदा करनी होगी और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज के भारत की जरूरत है। देखिए, भारत सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या वाला देश है। सबसे तेजी के साथ हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसे में जनसंख्या जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है और उसी के साथ साथ हमें नई लीडरशिप की जरूरत है, चाहे वो खेल जगत में हो, आर्थिक जगत में या किसी अन्य जगत में हो। ऐसे में उस लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हमें इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत होगी क्योंकि हम युवाओं को एक प्रेरणा दे सकते हैं और अगर आपको युवाओं को प्रेरणा देनी है तो आपको उस जगत की जो अनुभूतित व्यक्ति हैं या महारथी लोग उन्हें कहा जाएगा, तो आपको उनको उन युवाओं के सामने लाना होगा और वही अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे तो आपको इस तरह की प्रेरणा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कार्यक्रम आज के युवाओं के लिए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने एक्सपीरियंस अक्सर शेयर करते हुए नजर आए हैं। अक्सर देखा गया है कि कई मंचों पर प्रधानमंत्री ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत में हो पा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों का आज के भारत को जरूरत है क्योंकि बिल्कुल बहुत जरूरत भी है क्योंकि भारत को आगे लेके जाना है। ओके, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है या भारत को विकसित करना है तो जाहिर सी बात है एक सामान लेकर इन सबको चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए ताबिश
ताबिश ने जानकारी दी। थोड़ी देर के बाद इसका उद्घाटन भी होगा। इधर 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका भी उद्घाटन किया जाएगा और 71 वर्षों के बाद दिल्ली में आयोजित ये सम्मेलन हो रहा है। 21 से 23 फरवरी तक ये साहित्य सम्मेलन चलना है। 3 दिन का चलेगा, 21, 22 और 23 को, और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही किया जाएगा। यह 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है, जिसका आयोजन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यह आयोजन 71 वर्षों के बाद दिल्ली में आयोजित हो रहा है, यानी 71 सालों के बाद इसका आयोजन दिल्ली में होगा, राजधानी दिल्ली में। समकालीन विमर्श में अपनी भूमिका का पता लगाने के लिए 3 दिवसीय मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी खुद इसका आयोजन उद्घाटन करेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि मराठा से जुड़ा ये पूरा कार्यक्रम है, इसका मुंबई में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। 98वां अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन ये है जिसका 71 साल बाद दिल्ली के अंदर आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसका आयोजन करेंगे, उद्घाटन करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। 21 से 23 तक ये रहेगा। मराठा समुदाय से जुड़े संस्कृतियां या प्रस्तुतियां इसमें पेश की जा सकती हैं, उनकी पेशकश हो सकती है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन आगे 3 दिनों तक रहने वाला है। 21, 22 और 23 यानी 3 दिनों का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। तो मराठी साहित्य सम्मेलन का ये उद्घाटन होना है और इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा थोड़ी देर तक किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ये बैठक थी और ये फिलहाल हो गई है और एस जयशंकर रूस मंत्री सर्गेई लावरोव में बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें सिंगापुर और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ ये बातचीत हुई है और बहुत महत्वपूर्ण आज दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन है और एस जयशंकर रूसी मंत्री सर्गेई लावरोव में बातचीत हो गई है और ये बहुत बड़ी बात है कि रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले हुए हैं। उनकी तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, कूटनीतिक स्तर पर देश को मजबूत कैसे करना है, अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को कैसे मजबूत करना है, चाहे वो रूस हो बाकी अन्य देश हों, उसके लिए वो हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं और इस चीज को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।